टू माय यूट्यूब चैनल कोर कॉन्सेप्ट्स इंजीनियरिंग। आज हम ओप्स की यूनिट 1 फर्स्ट पढ़ेंगे, जिसका सिलेबस है ये हमारा सिलेबस है यूनिट फर्स्ट का। अब हम इसका फर्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं, वाई जावा। जावा इज़ ए ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। जावा एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। जावा फॉलोज द राइट वंस रन एनीवेयर प्रिंसिपल। जावा राइट वंस रन एनीवेयर प्रिंसिपल फॉलो करती है, जिसका मतलब है कि हमें कोड एक बार लिखना है और उसको रन हम कहीं पे भी करा सकते हैं। जावा सपोर्ट्स मल्टी थ्रेडिंग, ऑटोमेटिक मेमोरी मैनेजमेंट एंड हैज़ ए सेट ऑफ लाइब्रेरीज। जावा जो है उसके पास सेट ऑफ लाइब्रेरीज होती हैं और वो मल्टी थ्रेडिंग को सपोर्ट करता है। जावा एक ओल्डेस्ट और सबसे ज़्यादा यूज्ड होने वाली लैंग्वेज है, वन ऑफ द ओल्डेस्ट एंड मोस्ट वाइडली यूज्ड लैंग्वेज। सेकेंड टॉपिक पढ़ते हैं, हिस्ट्री ऑफ जावा। 1991 a group of engineers at Sun Microsystems led by James Gosling started a project called Green Project। एक ग्रुप था इंजीनियर्स का, कंपनी का नाम है सन माइक्रोसिस्टम्स, जिसको लीड करते थे जेम्स गॉसलिंग। उन्होंने एक प्रोजेक्ट स्टार्ट करा जिसका नाम था ग्रीन प्रोजेक्ट। दे वांटेड टू क्रिएट सॉफ्टवेयर दैट रन ऑन एनी डिवाइस। वो एक ऐसा सॉफ्टवेयर डेवलप करना चाहते थे, क्रिएट करना चाहते थे जो किसी भी डिवाइस पे रन हो सके। दे क्रिएटेड ए लैंग्वेज कॉल्ड ओक। उन्होंने एक लैंग्वेज का क्रिएशन करा जिसको उन्होंने बोला ओक। ये किसका नाम था? नेम्ड आफ्टर एन ओक ट्री आउटसाइड गॉसलिंग ऑफिस। गॉसलिंग ऑफिस के जो बाहर है एक पेड़ था जिसके नाम पे उन्होंने इस लैंग्वेज का नाम रखा था ओक। ओक डिडंट सक्सेस बिकॉज दैट नेम वॉज ऑलरेडी टेकन। इस नाम को नहीं लिया गया क्योंकि ये नाम पहले से ही लिया जा चुका था। दे रीनेम्ड इट टू जावा इंस्पायर्ड बाय जावा कॉफ़ी। उसके बाद उन्होंने इसका नाम जावा रखा, एक कॉफ़ी से इंस्पायर होके। जावा वॉज ऑफिशियली रिलीज इन 1995 बाय सन माइक्रोसिस्टम्स। जावा हमारी रिलीज हुई थी 1995 में सन माइक्रोसिस्टम्स के द्वारा। जावा इंट्रोड्यूस द आइडिया ऑफ राइट वंस रन एनीवेयर। Late 1990s to 2000s, Java became popular for building websites, mobile apps, etc. 1990 से 2000 के बीच में जावा सबसे पॉपुलर हुई वेबसाइट्स बनाने में, मोबाइल ऐप्स बनाने में। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है JVM, JRE एंड JDK। JVM इसकी फुल फॉर्म होती है जावा वर्चुअल मशीन। इट एग्जीक्यूट्स जावा बाइट कोड। ये क्या करता है? ये जावा बाइट कोड को एग्जीक्यूट करता है, मतलब ये कन्वर्ट करेगा बाइट कोड को मशीन कोड में। और ये प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट होता है। मतलब मेन वर्किंग क्या होती है, हम इसमें ऐसे लिख के आ सकते हैं, पहले इसकी फुल फॉर्म जावा वर्चुअल मशीन, और फिर ये कि ये कन्वर्ट करता है बाइट कोड को मशीन कोड में। और थर्ड पॉइंट, इट इज़ प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट। JRE क्या होता है? ये जावा रन टाइम एनवायरनमेंट होता है। ये बेसिकली किस लिए वर्क करता है? एप्लीकेशन को रन कराने के लिए। इट इज़ मेनली फॉर रनिंग एप्लीकेशंस। इट इज़ अ सॉफ्टवेयर पैकेज दैट प्रोवाइड्स द लाइब्रेरीज, JVM एंड अदर कंपोनेंट्स टू रन जावा एप्लीकेशन। ये क्या कराता है? ये एक तरह का सॉफ्टवेयर पैकेज है जो कि लाइब्रेरीज प्रोवाइड कराता है और हमारी जो एप्लीकेशंस है, जावा एप्लीकेशंस है, उनको रन कराता है। बेसिकली इसका वर्क ये होता है। JDK इसकी फुल फॉर्म होती है जावा डेवलपमेंट किट। ये फुल फीचर्ड सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट किट है जिसके अंदर जो कि जावा डेवलपर्स जो हैं वो यूज़ करते हैं। इट इंक्लूड्स द JRE एंड डेवलपमेंट टूल्स। इसके अंदर बहुत सारे डेवलपमेंट टूल्स होते हैं, इसीलिए इसको जावा डेवलपमेंट किट बोलते हैं। इसकी वर्किंग देख लेते हैं। सबसे पहले होता है JVM, सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है। पहले JVM होगा, जावा वर्चुअल मशीन, उसके बाद JRE होगा एंड देन JDK होगा। ये डायग्राम बना के आ सकते हैं हम। अब इसकी वर्किंग देख लेते हैं कि ये वर्क कैसे करता है। मतलब हम JVM, JRE, JDK प्रोग्रामिंग में कैसे यूज़ करते हैं। ए प्रोग्रामर राइट्स जावा सोर्स कोड। सबसे पहले एक प्रोग्रामर जो है वो जावा सोर्स कोड लिखेगा। द JDK कंपाइलर कंपाइल्स सोर्स कोड इनटू बाइट कोड। तो JDK का काम क्या होगा? JDK कंपाइलर जो है वो कंपाइल करेगा उस सोर्स कोड को बाइट कोड में। अब जो हमारा बाइट कोड है, द बाइट कोड इज़ देन पास टू द JVM। अब जो हमारा बाइट कोड मिला हमें कंपाइल करने के बाद,
वो किस में पास्ड होगा, JVM में, विच रेसाइड्स विद द JRE, जो JRE के अंदर होगा। द JVM इंटरप्रीट्स और JIT कंपाइलर द बाइट कोड इनटू नेटिव कोड एंड एग्जीक्यूट्स इट ऑन द होस्ट मशीन। वो बाइट कोड से नेटिव कोड में कंपाइल करेगा और फिर उसे होस्ट मशीन पे एग्जीक्यूट करा देगा। बेसिकली ये इसकी वर्किंग है। हम ये लिख के आ सकते हैं वर्किंग हेडिंग डाल के। पहले हमें तीनों एक्सप्लेन करने हैं कि JRE, JDK एंड JVM क्या होता है, उसका डायग्राम बना के आ सकते हैं एंड देन वर्किंग लिख के आ सकते हैं। हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं जावा सोर्स फाइल एंड स्ट्रक्चर, कि जावा का सोर्स फाइल क्या होती है और उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है। ए जावा सोर्स फाइल इज़ ए प्लेन टेक्स्ट फाइल विद ए .java एक्सटेंशन। एक जावा सोर्स फाइल क्या होगी, एक प्लेन टेक्स्ट फाइल होगी जिसका एक्सटेंशन क्या होगा, .java। द स्ट्रक्चर ऑफ ए जावा सोर्स फाइल इज़ ऑर्गेनाइज्ड इन ए स्पेसिफिक ऑर्डर टू मेंटेन। जो हमारा स्ट्रक्चर है जावा सोर्स फाइल का, उसको हम इस तरह से ऑर्गेनाइज करते हैं ताकि वो रीडेबिलिटी मेंटेन करे और उसकी फंक्शनैलिटी को मेंटेन करे। द फाइल कैन इंक्लूड क्लासेस। फाइल के अंदर क्या क्या हो सकता है, क्लासेस हो सकती हैं, इंटरफेस हो सकते हैं, पैकेज एंड इम्पोर्ट स्टेटमेंट हो सकते हैं। ए .java फाइल कैन कंटेन मल्टीपल क्लासेस बट ओनली वन पब्लिक क्लास। जावा फाइल के अंदर मल्टीपल क्लासेस हो सकती हैं लेकिन पब्लिक क्लास सिर्फ एक होगी। हम जावा में जो स्ट्रक्चर है उसमें कमेंट्स को डबल स्लैश, ये स्लैश एंड स्टार स्लैश कैन अपीयर एनीवेयर। हम कमेंट्स को इस तरह से मेंशन करते हैं। हमें अपना कोई भी स्टेटमेंट है वो कमेंट करना है तो हम इनका यूज़ करते हैं। अब जैसे हम इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं। सबसे पहले पैकेज है, पैकेज का नाम है import java.util, ये इम्पोर्ट स्टेटमेंट है। और उसके बाद क्लास जावा, ये हमारी क्या है, ये क्लास है क्योंकि हमने यहाँ पे क्लास डिफाइन करी है। इसके अंदर जो भी हमारा कोड आएगा वो क्लास इस डेफिनेशन के अंदर आएगा। अब पहले पढ़ते हैं जावा स्टेटमेंट की जावा पैकेज स्टेटमेंट होता क्या है। ए पैकेज इन जावा इज़ ए मैकेनिज्म टू इनकैप्सुलेट ए ग्रुप ऑफ क्लासेस, सब पैकेजेस एंड इंटरफेस। एक पैकेज जो होता है जावा में एक मैकेनिज्म होता है जो कि इनकैप्सुलेट करता है ग्रुप ऑफ क्लासेस को, सब पैकेजेस को। इंपोर्ट स्टेटमेंट यूज करते हैं हम उस पैकेज को इंपोर्ट करने के लिए या क्लास को इंपोर्ट करने के लिए। क्लास डेफिनेशन, ए क्लास इज़ ए यूज़र डिफाइंड ब्लूप्रिंट और प्रोटोटाइप फ्रॉम विच ऑब्जेक्ट्स आर क्रिएटेड। क्लास डेफिनेशन क्या होता है, ये एक यूज़र डिफाइंड ब्लूप्रिंट है या प्रोटोटाइप है जिससे हम ऑब्जेक्ट्स को क्रिएट कर सकते हैं। हम जावा सोर्स फाइल को और स्ट्रक्चर उसका इतना लिख के आ सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा डेटा टाइप्स, कि डेटा टाइप्स क्या होता है। डेटा टाइप्स स्पेसिफाई द डिफरेंट साइज एंड वैल्यूज दैट कैन बी स्टोर्ड इन द वेरिएबल्स। डेटा टाइप्स क्या होता है, ये वैल्यूज़ को स्टोर कराता है वेरिएबल्स में। डेटा टाइप्स के थ्रू ही हम बता सकते हैं कि डिफरेंट उसका साइज़ क्या होगा या वैल्यू क्या स्टोर करेंगे हम वेरिएबल्स के अंदर। ये दो टाइप्स के होते हैं, प्रिमिटिव डेटा टाइप्स, नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स। प्रिमिटिव डेटा टाइप्स क्या होते हैं, हम डेफिनेशन देख लेते हैं। दीज आर द बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स दैट स्टोर सिंपल वैल्यूज डायरेक्टली इन द मेमोरी। ये बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं जो कि डायरेक्टली वैल्यू को स्टोर करते हैं। नॉन प्रिमिटिव क्या होते हैं, दे आर द रेफरेंस टाइप्स दैट स्टोर मेमोरी एड्रेस ऑफ ऑब्जेक्ट्स। ये मेमोरी का एड्रेस स्टोर करते हैं। प्रिमिटिव क्या है, ये सिंपली वैल्यू स्टोर कर ली इन्होंने अपनी डायरेक्टली मेमोरी में, लेकिन ये क्या स्टोर करेंगे, उसका रेफरेंस टाइप स्टोर करेंगे अपने मेमोरी एड्रेस में। प्रिमिटिव के एग्जाम्पल हो सकते हैं जैसे बुलियन, कैर, बाइट, शॉर्ट, इंट, लॉन्ग, फ्लोट। नॉन प्रिमिटिव के एग्जाम्पल है क्लासेस, इंटरफेस एंड एरेज। जैसे बुलियन का डेटा टाइप क्या है, बुलियन, उसका साइज़ क्या होता है 1 बिट। कैर का 2 बाइट्स, शॉर्ट का 2 बाइट, इंट का 4 बाइट, लॉन्ग का 8 बाइट एंड डबल का 8 बाइट। ये प्रिमिटिव डेटा टाइप्स होते हैं। अब हम डिफरेंस देख लेते हैं कि प्रिमिटिव और नॉन प्रिमिटिव में डिफरेंस क्या होता है। प्रिमिटिव स्टैक में स्टोर्ड होते हैं, नॉन प्रिमिटिव हीप में स्टोर्ड होते हैं। प्रिमिटिव डेटा टाइप फास्टर होते हैं, नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप स्लोअर होते हैं। जैसे इसका एग्जांपल है इंट। इंट क्या है हमारा, प्रिमिटिव डेटा टाइप्स, x=5। एग्जांपल इसका देख लेते हैं नॉन प्रिमिटिव का, स्ट्रिंग s=geeks। तो स्ट्रिंग क्या है हमारा, नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप। बेसिकली हम लिख के आ सकते हैं डेटा टाइप। उसके बाद इन दोनों डेटा टाइप्स के टाइप्स कितने होते हैं, 2, प्रिमिटिव, नॉन प्रिमिटिव, इनकी डेफिनेशन और एग्जाम्पल। अब हम पढ़ते हैं कमेंट्स, कि जावा में कमेंट्स क्या होते हैं।
कमेंट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ एनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज दैट इन्हेंस द रीडेबिलिटी ऑफ द कोड्स। ये क्या है, ये इंपॉर्टेंट पार्ट होता है किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का, जिसके थ्रू यूज़र जो है उसको उसकी रीडेबिलिटी मेंटेन रहती है या वो उसको इन्हेंस कर देती है रीडेबिलिटी को। वाइल कंपाइलिंग ए कोड, कमेंट्स आर ऑलवेज इग्नोर्ड बाय द जावा कंपाइलर। हमेशा जब हम कंपाइल करते हैं कोड को किसी भी लैंग्वेज में, तो जो हमारे कमेंट्स होते हैं वो हमेशा इग्नोर किए जाते हैं, मतलब वो रन नहीं करता। सिर्फ जो कमेंट्स है वो यूज़र को दिखाता है कि इसका वर्किंग क्या है, वो उसको इग्नोर करके कंपाइल करता है। इन जावा दे आर 3 टाइप्स ऑफ कमेंट्स। जावा में 3 तरह के कमेंट्स होते हैं। सिंगल लाइन, सपोज हमें सिर्फ एक ही लाइन कमेंट करनी है तो सिंगल लाइन में एक ही लाइन कमेंट हो गई। सेकंड होता है मल्टी लाइन, अगर हमें बहुत सारी लाइन कमेंट करनी है, जैसे यहाँ से हमें क्या लगाना है, बैकस्लैश और उसके बाद स्टार, कमेंट यहाँ से स्टार्ट होगा और उसके बाद ये चलता जाएगा क्योंकि इसमें मल्टी लाइन है, और फिर यहाँ पे एंड हो गया। थर्ड होता है डॉक्यूमेंटेशन, हमें पूरा ही पैराग्राफ कमेंट करना है, तो ये इसकी वर्किंग होती है। कमेंट यहाँ से स्टार्ट होता है, इसके अंदर मेथड आ गया, HTML टैग्स आ गए, और यहाँ पे ये क्या हो गया, कमेंट एंड हो गया। ये इसके कमेंट्स के टाइप्स और कमेंट क्या होता है ये लिख के आना था। अब आते हैं वेरिएबल्स की। वेरिएबल्स क्या होते हैं? इन जावा वेरिएबल्स आर कंटेनर्स दैट स्टोर डेटा इन मेमोरी। जावा में वेरिएबल्स क्या होते हैं? कंटेनर्स होते हैं जिसके अंदर हमें क्या करना है, डेटा स्टोर कराना है। क्या होते हैं? कंटेनर्स होते हैं जिसके अंदर हमें डेटा स्टोर कराना है मेमोरी में। की कॉम्पोनेंट्स ऑफ वेरिएबल, वेरिएबल के कॉम्पोनेंट्स कितने होते हैं? 3, डेटा टाइप, वेरिएबल नेम और वैल्यू। डेटा टाइप क्या होता है? अभी पढ़ा था हमने, क्या बताता है कि किस तरह का डेटा हमने स्टोर करा है, डेटा का काइंड हमें स्टोर करा है वो बताता है, जैसे इंट, स्ट्रिंग, फ्लोट हमने अभी पढ़ा था। उसके बाद आता है वेरिएबल नेम, कि वेरिएबल का क्या नाम है। वेरिएबल नेम क्या होता है? एक यूनिक आइडेंटिफायर होता है फॉलोइंग जावा नेमिंग रूल्स। उसके कुछ रूल्स होते हैं, उसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, कोई भी वेरिएबल का नेम रख सकते हैं। उसके बाद आता है वैल्यू, जो हमें एक्चुअल डेटा असाइन करानी है वेरिएबल में, वो होती है वैल्यू। इसको हम एक एग्जांपल से देखते हैं। सपोज हमने लिखा इंट काउंट इक्वल्स टू 5, तो यहाँ पे इंट क्या है? डेटा टाइप है। काउंट क्या है? वेरिएबल का नेम है। डेटा टाइप क्या है? इंट, वेरिएबल का नेम क्या है? काउंट, और फिर वैल्यू क्या है इसकी? 5। तो ये 3 होते हैं। हम इसे एक्सप्लेन करके आ सकते हैं कि वेरिएबल क्या होता है। वेरिएबल एक कंटेनर होता है जो कि स्टोर कराता है डेटा को। इसके 3 टाइप्स होते हैं, इंट काउंट इक्वल्स टू 5, जैसे ये इसका डेटा टाइप है, ये वेरिएबल नेम है और ये इसकी वैल्यू है। अब क्या हो गई, हमने 5 काउंट के अंदर डाल दी कंटेनर में, तो ये 5 हमारी रिजर्व मेमोरी में आ गई, यानी कि रैम में आ गई। अब हम पढ़ते हैं ऑपरेटर्स की। ऑपरेटर्स क्या होते हैं? जावा में ऑपरेटर्स जो होते हैं वो स्पेशल सिंबल्स होते हैं जो कि परफॉर्म करते हैं ऑपरेशंस वेरिएबल्स के बीच में। तो यहाँ पे एक एग्जाम्पल से देखते हैं A+B। तो ये A क्या है और B क्या है? ये 2 ऑपरेंड है और ये एक ऑपरेटर है। जो हमारा प्लस का साइन है ये हमारा ऑपरेटर है। तो जावा ऑपरेटर्स आर स्पेशल सिंबल, ये एक स्पेशल सिंबल होते हैं जो कि क्या करते हैं, ऑपरेशंस को परफॉर्म करते हैं। डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑपरेटर्स आर, तो अब हम इसके टाइप्स पढ़ लेते हैं कौन कौन से टाइप्स होते हैं ऑपरेटर्स के। फर्स्ट अरिथमेटिक, यूनरी, असाइनमेंट, रिलेशनल, लॉजिकल, टर्नरी, बिटवाइज, शिफ्ट एंड इंस्टेंस ऑफ ऑपरेटर्स। ये इसके टाइप्स होते हैं ऑपरेटर के। तो हम पढ़ते हैं एक एक टाइप्स को। फर्स्ट अरिथमेटिक ऑपरेटर। अरिथमेटिक ऑपरेटर्स आर यूज टू परफॉर्म सिंपल अरिथमेटिक ऑपरेशंस। अरिथमेटिक ऑपरेटर्स क्या करते हैं? सिंपल अरिथमेटिक ऑपरेटर्स फॉलो करते हैं ऑपरेशन। जैसे अरिथमेटिक ऑपरेशन के अंदर आते हैं प्लस, माइनस, सब्ट्रैक्ट, डिवाइड, मल्टीप्लाई। जैसे ए और बी 2 ऑपरेंड है और इनके अंदर ऑपरेटर क्या है? मल्टीप्लिकेशन, तो ये आता है अरिथमेटिक के अंदर। फिर आता है डिवाइड, ऐड और सब्ट्रैक्शन, ये सारे एग्जाम्पल होते हैं अरिथमेटिक ऑपरेटर के। सेकंड होता है यूनरी हमेशा अरिथमेटिक ऑपरेटर 2 ऑपरेंड के बीच लगते हैं। 2 ऑपरेंड है ए और बी, उनके बीच लगेंगे अरिथमेटिक ऑपरेटर। यूनरी ऑपरेटर क्या होता है? नीड ओनली, इनको सिर्फ एक ऑपरेंड की ज़रूरत होती है यूनरी ऑपरेटर को। दे आर यूज टू इंक्रीमेंट, डिक्रीमेंट और नेगेटिव वैल्यू। ये किस लिए यूज़ होता है? अगर हमें कोई वैल्यू इंक्रीज़ करनी है, डिक्रीमेंट करनी है या फिर नेगेटिव करनी है। तो ये हम साइन लिख के आ सकते हैं। इसका मतलब है हमें नेगेट द वैल्यू, यानी कि नेगेटिव करनी है। पॉजिटिव वैल्यू इंडिकेट करता है, ये इंक्रीमेंट करता है 1 से, और डबल नेगेटिव डिक्रीमेंट करते हैं 1 से। सपोज़ एग्जांपल लेके चलते हैं A++। सपोज़ हमारी वैल्यू है 5 A की,
और हमें ये क्या करना है, इंक्रीमेंट करना है। तो यहाँ पे 5 की वैल्यू 1 से बढ़ जाएगी 6 हो जाएगी, और यहाँ पे 5 की वैल्यू 1 से घट जाएगी यानी कि 4 हो जाएगी। तो ये करते हैं सिर्फ एक ही ऑपरेंड पे काम, ये करते हैं 2 ऑपरेंड पे काम। अब हम पढ़ते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर। असाइनमेंट ऑपरेटर क्या होता है, इक्वल्स टू असाइनमेंट ऑपरेटर इज़ यूज टू असाइन अ वैल्यू टू एनी वेरिएबल। ये वाला जो ऑपरेटर होता है ये क्या करता है, असाइन करता है एक वैल्यू को दूसरे वेरिएबल में। इट हैज़ राइट टू लेफ्ट एसोसिएटिविटी, इसके क्या होती है, राइट टू लेफ्ट एसोसिएटिविटी रूल होता है इसका। यहाँ पे एक एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल a प्लस इक्वल्स टू 5, यानी कि हमें a की वैल्यू a+5 में रखनी है। ये इक्वल्स टू a+5, ये होता है हमारा असाइनमेंट ऑपरेटर, यानी कि एक वेरिएबल में वैल्यू को असाइन करना। अब फोर्थ होता है रिलेशनल ऑपरेटर। रिलेशनल ऑपरेटर आर यूज टू चेक फॉर रिलेशंस लाइक इक्वालिटी, ग्रेटर देन एंड लेस देन। रिलेशनल ऑपरेटर का हम यूज़ करते हैं इक्वालिटी को चेक करने के लिए कि वो इक्वल है, ग्रेटर देन है और लेस देन है। दे रिटर्न बुलियन रिजल्ट्स आफ्टर द कंपैरिजन। ये बुलियन रिजल्ट देता है, मतलब ट्रू फॉल्स वैल्यू देता है रिलेशनल ऑपरेटर। जैसे इसमें क्या हो रहा था, इसमें चेक हो रहा था, ऐड हो रहा था a में a+5। ऐसे ही सेम अरिथमेटिक में भी a में मल्टीप्लाई कर रहे थे b की, लेकिन रिलेशनल में क्या होता है, रिलेशनल में हम चेक कर बुलियन रिजल्ट देता है, यानी कि या तो वैल्यू ट्रू देगा या वैल्यू फॉल्स देगा, सिर्फ कंपेयर करेगा। जैसे डबल इक्वल्स टू से इक्वल टू चेक करेगा कि इक्वल है या नहीं है, इससे चेक करेगा कि नॉट इक्वल टू, इससे लेस देन लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन और इक्वल टू। देन आता है फिफ्थ हमारा लॉजिकल ऑपरेटर। लॉजिकल ऑपरेटर आर यूज टू परफॉर्म लॉजिकल एंड लॉजिकल और ऑपरेशन। लॉजिकल ऑपरेटर किस लिए यूज़ होते हैं, ताकि वो लॉजिकल एंड और यानी कि लॉजिक एंड का मतलब होता है रिटर्न्स ट्रू व्हेन बोथ कंडीशंस आर ट्रू। एंड का क्या मतलब है, एंड को हम इस साइन से रिप्रेजेंट करते हैं, और इसका मतलब होता है कि हमारी जब दोनों कंडीशन ट्रू होंगी तो वो ट्रू वैल्यू रिटर्न करेगा। लॉजिकल में क्या होता है, लॉजिकल और में इसको हम डबल स्लैश से डिनोट करते हैं और ये रिटर्न करता है अगर एक वैल्यू भी ट्रू हुई तो ये ट्रू देगा। एंड में क्या था, अगर दोनों वैल्यू ट्रू होंगी तब ये वैल्यू ट्रू रिटर्न करेगा। लेकिन और में क्या होगा, अगर एक वैल्यू भी ट्रू हुई तो कंडीशन अगर एक भी ट्रू हुई तो हमें क्या रिटर्न करेगा, ट्रू रिटर्न करेगा। अब हम पढ़ते हैं डिफाइनिंग क्लासेस इन जावा। जावा में हम क्लासेस को कैसे डिफाइन करते हैं। इन जावा एक क्लास इज़ ए ब्लूप्रिंट फॉर क्रिएटिंग ऑब्जेक्ट्स। जावा में क्या होता है, किसी भी लैंग्वेज में एक क्लास होता है, वो ब्लूप्रिंट होता है ऑब्जेक्ट्स का। अगर हमें ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है तो ये उसका ब्लूप्रिंट होता है। इट डिफाइंस फील्ड्स, वेरिएबल्स एंड मेथड्स। ये क्या डिफाइन करता है, मेथड्स और फील्ड्स को डिफाइन करता है, जो कि बिहेवियर बताता है ऑब्जेक्ट की स्टेट का। क्या करते हैं, जावा में एक क्लास जो है वो ब्लूप्रिंट होता है ऑब्जेक्ट क्रिएट करने का, और ये डिफाइन करता है मेथड्स और फील्ड्स को। इसको हम एक एग्जांपल से समझ लेते हैं। जैसे हमने पब्लिक क्लास का नेम लिखा, ये हमारी क्या हो गई, ये क्लास है एक। फिर इसके अंदर हमारे फील्ड्स या मेथड्स जो भी आने होंगे वो आएंगे, और ये हमारा कोड हो गया। बेसिकली पब्लिक क्लास ये हमारी क्लास है और ये हमारे क्लास का नाम है। यहाँ पे हमारी क्लास आएगी और यहाँ पे क्लास का नाम आएगा। हम की पॉइंट्स देख लेते हैं कि क्लास के क्या क्या की पॉइंट्स होते हैं। क्लास नेम शुड स्टार्ट विद एन अपर क्लास लेटर। क्लास का नेम हमेशा स्टार्ट होना चाहिए अपर क्लास लेटर से। सपोज़ यहाँ पे हमें पब्लिक क्लास और ये हमें क्लास का नेम लिखना है। सपोज़ मुझे माई क्लास लिखना है तो मुझे एम कैपिटल बनाना पड़ेगा अगर हमें क्लास का नेम लिखना है तो फर्स्ट प्रॉपर्टी है ये। सेकेंड है फील्ड्स होल्ड डेटा या स्टेट, तो है वो डेटा या स्टेट को होल्ड करता है। मेथड्स डिफाइन बिहेवियर, और मेथड बिहेवियर को बताता है। तो हमें ये 3 पॉइंट्स लिख के आने हैं कि क्लास का नेम जो है वो हमेशा स्टार्ट होना चाहिए अपर क्लास लेटर से, फील्ड होल्ड करता है डेटा या स्टेट को, और मेथड डिफाइन करता है बिहेवियर को। एक क्लास इज ए यूजर डिफाइंड डेटा टाइप दैट कंटेन्स वेरिएबल्स एंड मेथड्स टू ऑपरेट ऑन दैट डेटा। एक क्लास जो है एक यूजर डिफाइंड डेटा टाइप है जो कंटेन करता है वेरिएबल्स को और मेथड्स को। ये हमारा कंप्लीट होता है क्लास के बारे में। अब हम पढ़ते हैं ऑब्जेक्ट की। ऑब्जेक्ट क्या होते हैं। इन जावा एन ऑब्जेक्ट इज एन इंस्टेंस ऑफ ए क्लास। ऑब्जेक्ट क्या होता है, एक इंस्टेंस होता है क्लास का। इट रिप्रेजेंट्स, जैसे हम इसको एक एग्जांपल से समझते हैं कि क्लास और ऑब्जेक्ट होते क्या हैं। सपोज मैंने लिखा कार,
मैंने क्लास बनाई कार के नाम से, तो ये हमारी क्लास हो गई कार। और इसके अंदर हमने कैटेगराइज्ड कर दिया कि कौन सी कार है, सपोज स्विफ्ट है, कौन सी है, हमने एग्जांपल लिख दिए, इसको कैटेगराइज कर दिया, तो ये हमारे हो गए ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट क्या होता है, इंस्टेंस होता है क्लास का, और ये रियल वर्ल्ड एंटिटी को रिप्रेजेंट करता है। इट इज़ ए फंडामेंटल बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। ये ऊप का एक फंडामेंटल बिल्डिंग ब्लॉक है। जैसे हमने क्लास का एग्जांपल लिखा है और ऑब्जेक्ट का, क्लास है डॉग, और हमने फिर फंक्शन बनाया वॉइड बार्क, और हमने डॉग बार्क प्रिंट करा दिया। फिर अब हमने पब्लिक क्लास बनाई मेन। अब यहाँ पे हमने क्या बनाई है, ये क्लास, ये हमारा क्या है, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन है। डॉग बनाया हमने, इसके अंदर क्लास डॉग के अंदर हमने क्या बनाया, डॉग डी क्या है यहाँ पे, उसका ऑब्जेक्ट है क्लास डॉग, क्लास का ऑब्जेक्ट है डी, और हमने न्यू डॉग, उसी से हमने क्या क्लास, और डी डॉट बार। तो यहाँ पे हमारी क्लास कौन सी है, हमारी क्लास है डॉग, एंड डी कौन सा है, उस क्लास का ऑब्जेक्ट है। और हम इसको ऑब्जेक्ट को कौन से वर्ड से बनाते हैं, न्यू वर्ड होता है, उससे हम ऑब्जेक्ट को बनाते हैं। तो डॉग हमारी क्या है, क्लास है, और डी उसका ऑब्जेक्ट है। डॉग इज़ ए सिंपल क्लास विद वन मेथड बार्क। डॉग एक क्लास है और उसके अंदर मेथड है बार्क। इन मेन वी क्रिएटेड एन ऑब्जेक्ट डी ऑफ क्लास डॉग। अब हमने मेन में, पब्लिक क्लास मेन में हमने डी बनाया है। डी क्या है, ऑब्जेक्ट है, कौन सी क्लास का, डॉग क्लास का। ये डिफरेंस होता है ऑब्जेक्ट और क्लास में। अब हमारा नेक्स्ट और इम्पोर्टेंट टॉपिक है कंट्रोल फ्लो। कंट्रोल फ्लो क्या होता है, इन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूजेस कंट्रोल स्टेटमेंट्स टू कंट्रोल द फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ ए प्रोग्राम बेस्ड ऑन सर्टेन कंडीशन। सपोज हमें बहुत सारी कंडीशन दी हुई हैं, तो हमें उन कंडीशंस का फ्लो कंट्रोल करना है, यानी कि हमें पहले कौन सी कंडीशन एग्जीक्यूट करानी है, देन कौन सी कंडीशन एग्जीक्यूट करानी है। ये हमारा किस पे डिपेंड होता है, कंट्रोल फ्लो पे। देन आता है कंडीशनल स्टेटमेंट। ये दो तरह के होते हैं कंट्रोल फ्लो। एक तो कंडीशनल स्टेटमेंट हो गया, जैसे हमने इफ़ की कंडीशन डाल दी, इफ़ एल्स की डाल दी, नेस्टेड इफ़ की या इफ़ एल्स इफ़ की डाल दी। जंप में आते हैं ब्रेक, कंटिन्यू और रिटर्न। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं कंडीशनल स्टेटमेंट इफ़। द इफ़ स्टेटमेंट इज़ द मोस्ट सिंपल डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट। सबसे ईजी होता है इफ़ स्टेटमेंट। It is used to decide whether a certain statement or block of statement will be executed or not. ये if statement डिसाइड करता है कि कौन से स्टेटमेंट पर कौन से ब्लॉक हमें एग्जीक्यूट कराना है और कौन सा ब्लॉक नहीं एग्जीक्यूट कराना है। सपोज़ इफ़ के अंदर हमने कुछ भी कंडीशन डाल दी, तो इसके अंदर जो अभी हम कंडीशन डालेंगे, अगर वो पास होती है तब ये कंडीशन अगर ट्रू हुई तब ये एग्जीक्यूट होगा, अदरवाइज़ नहीं होगा। सपोज़ हमने ए की वैल्यू इनिशियलाइज करी, ए की वैल्यू 5 है, और हमने कंडीशन में डाल दिया इफ़ ए की वैल्यू इक्वल्स टू 5। अगर ए की वैल्यू 5 की इक्वल है तभी हमारा स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा। हमने जो भी इसके अंदर कोड लिखा होगा, हमें ये प्रिंट कराना है, तभी ये एग्जीक्यूट होगा, अदरवाइज एग्जीक्यूट नहीं होगा। सपोज मैंने लिखा ए इक्वल्स टू 5 और कंडीशन डाल दी ए इज़ ग्रेटर देन 5, इफ़ ए इज़ ग्रेटर देन 5, लेकिन ए तो 5 से बड़ा नहीं है ना, क्योंकि ए की वैल्यू तो 5 है, तो ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होगा। ये होती है इफ़ स्टेटमेंट की वर्किंग। जैसे हम इसको फ्लो ग्राफ से भी समझा के आ सकते हैं। टेस्ट एक्सप्रेशन जो अभी हमें लिखना है वो, और टेस्ट एक्सप्रेशन का मतलब है इफ़ की कंडीशन, उसके बाद बॉडी ऑफ इफ़, और जो हमें बॉडी दे दी हमने इफ़ की, और स्टेटमेंट जस्ट बिलो इफ़, और इफ़ के बाद हमें क्या स्टेटमेंट देना है वो। अब हम सेकंड वर्किंग देखते हैं इफ़ एल्स स्टेटमेंट की। इफ़ एल्स स्टेटमेंट कैसे वर्क करता है। द इफ़ स्टेटमेंट अलोन टेल्स दैट इफ़ ए कंडीशन इज़ ट्रू इट विल एग्जीक्यूट ए ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट, एंड इफ़ द कंडीशन इज़ फॉल्स इट वुड नॉट। मतलब क्या है, अगर इसमें क्या हो रहा था, सिर्फ इफ़ की कंडीशन थी, अगर ट्रू होता है तब ये प्रिंट होगा, अदरवाइज़ वो प्रिंट नहीं होगा। लेकिन हमें इसमें इफ़ में भी प्रिंट कराना है और एल्स में भी। अगर हमारी ट्रू होती है कंडीशन तो वो इफ़ में जाएगी, अगर हमारी फॉल्स होती है तब भी हमारा आउटपुट प्रिंट होगा, जो कि एल्स के अंदर होगा। बट इफ़ want to do something else if the condition is false, here comes the else statement। अगर कंडीशन फॉल्स होती है तो वो else स्टेटमेंट के अंदर जाएगी। सिंटैक्स से समझते हैं। इफ़ कंडीशन, अगर इफ़ का ट्रू हुआ तो ये एक ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा, लेकिन अगर ये फॉल्स हो गया, एल्स में चला गया, तो ये वाला ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा। सपोज हमने ए की वैल्यू लिख रखी है 5, हमने लिखा ए इज़ लेस दैन 4,
अगर ए 4 से लेस देन है, ए इज़ ग्रेटर देन 4, अगर ए 4 से बड़ा है तो ये ब्लॉक प्रिंट होगा, अगर 4 से छोटा है तो ये होगा। तो क्या ए हमारा कितना है 5, 5 4 से बड़ा है, हाँ 4 से 5 से बड़ा है, 4 5 से बड़ा है, तो हमारा ये एग्जीक्यूट होगा। अगर हमारी ये कंडीशन फॉल्स हो जाती तो ये वाला ब्लॉक एग्जीक्यूट होता। अब हम पढ़ते हैं नेस्टेड इफ कि नेस्टेड इफ स्टेटमेंट क्या होते हैं। इन जावा ए नेस्टेड इफ स्टेटमेंट मीन्स प्लेसिंग वन इफ स्टेटमेंट इनसाइड अनदर। एक इफ के अंदर दूसरा इफ कंडीशन डालनी, वो होती है नेस्टेड इफ। दिस इज़ यूजफुल व्हेन यू नीड टू मेक ए डिसीजन ओनली इफ अनदर कंडीशन इज़ ट्रू। अगर इफ़ में जाएगा, इफ़ कंडीशन 1 होगी, एग्जीक्यूट करेगा अगर कंडीशन 1 ट्रू होती है। अगर फिर इफ़ में कंडीशन ट्रू वाली ट्रू हुई तो ये एग्जीक्यूट होगा। तो ये सारे इफ़ चेक करेगा, देन जाएगा एल्स में। अब पढ़ते हैं इफ़ एल्स इफ़ लैडर। ये नेस्टेड इफ़ था, ये इफ़ एल्स इफ़ लैडर है। द इफ़ एल्स इफ़ लैडर इन जावा इज़ यूज्ड व्हेन यू वांट टू टेस्ट मल्टीपल कंडीशन सिक्वेंशली। ये कब एग्जीक्यूट होता है, जब हम सिक्वेंशली मल्टीपल कंडीशन जो है वो एग्जीक्यूट कराना चाह रहे हैं। इट हेल्प्स टू एग्जीक्यूट वन ब्लॉक ऑफ कोड फ्रॉम सेवरल चॉइसेस। हमें एक ब्लॉक बनाना है कोड का, लेकिन चॉइसेस अलग अलग रखनी है। सपोज इफ़ कंडीशन 1 कोड टू बी एग्जीक्यूटेड इफ़ कंडीशन 1 इज़ ट्रू, कोड तब एग्जीक्यूट होगा जब कंडीशन 1 ट्रू होगी। उसके बाद फिर एल्स पे आएगा, कंडीशन चेक करेगा, कोड टू बी एग्जीक्यूटेड इफ़ ऑल कंडीशंस आर फॉल्स। अगर एल्स इफ़ की सारी कंडीशन फॉल्स हुई तो तब एल्स एग्जीक्यूट होगा। अगर हमारी सारी कंडीशंस फॉल्स होती है तब वो एल्स में आएगा एंड देन एग्जीक्यूट होगा। उसके बाद पढ़ते हैं स्विच केस। द स्विच स्टेटमेंट इन जावा इज़ यूज्ड टू सेलेक्ट वन ऑफ मैनी कोड ब्लॉक्स टू बी एग्जीक्यूटेड बेस्ड ऑन द वैल्यू ऑफ ए वेरिएबल और एक्सप्रेशन। स्विच केस जो है जावा में ये यूज किया जाता है ताकि मल्टीपल ब्लॉक में से किसी एक ब्लॉक को सेलेक्ट करने के बाद एग्जीक्यूट कर सकें। जैसे इसका सिंटेक्स है स्विच, यहाँ पे कोई भी एक्सप्रेशन आएगा, उसके बाद 1 वैल्यू डालेंगे, जो 1 में वैल्यू हुई जब एग्जीक्यूट होगा ये एक्सप्रेशन, अगर वो वैल्यू 1 के बराबर हुई, फिर ब्रेक हो गया, फिर चेक करेगा केस वैल्यू 2, वो तब एग्जीक्यूट होगा जब अगर जो हमारा एक्सप्रेशन है उसकी वैल्यू 2 के यानी कि इसके बराबर हुई। फिर अगर हमारे एक्सप्रेशन की वैल्यू, सपोज ऐसे करते हैं, जैसे एक्सप्रेशन है, एक्सप्रेशन की वैल्यू चेक करी केस 1 से, अगर वो मिलती है, अगर वो क्या होती है, एक्सप्रेशन की वैल्यू इक्वल होती है वैल्यू 1 के, तो हमारा केस वैल्यू 1 चलेगी। अदरवाइज अगर केस वैल्यू 1 भी फेल हो जाती है, 2 भी, तो हमारा डिफ़ॉल्ट में जाएगा अगर कोई भी केस मैच नहीं करता है तब। अब हम पढ़ते हैं इनहेरिटेंस। ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ऊप्स कॉन्सेप्ट में। 4 पिलर में से 1 पिलर है इनहेरिटेंस। जावा इनहेरिटेंस इज ए फंडामेंटल कॉन्सेप्ट इन ऊप। इट इज़ द मैकेनिज्म इन जावा बाय विच वन क्लास इज अलाउड टू इनहेरिट द फीचर्स ऑफ अनदर क्लास। ये एक ऐसा मैकेनिज्म है जिसमें एक क्लास जो है इनहेरिट हो जाती है दूसरी क्लास में, यानी कि एक क्लास की प्रॉपर्टी हम दूसरी क्लास में इनहेरिट कर लेते हैं। इनहेरिटेंस मीन्स क्रिएटिंग न्यू क्लास बेस्ड ऑन एग्जिस्टिंग वंस। पहले हमारी एक क्लास है, अब हमें उसी से ही इनहेरिट करके दूसरी क्लासेस बनानी है। इनहेरिटेंस इज इम्प्लीमेंटेड यूजिंग द एक्सटेंड कीवर्ड। इनहेरिटेंस के लिए हम कौन सा कीवर्ड यूज़ करते हैं? एक्सटेंड कीवर्ड। 2 तरह क्लासेस होती है इनहेरिटेंस में, सब क्लास एंड सुपर क्लास। सब क्लास कौन सी होती है? चाइल्ड क्लास होती है, और सुपर क्लास पेरेंट क्लास होती है। जैसे सपोज यहाँ पे कोई ए क्लास है और यहाँ बी क्लास है, हमें ए क्लास से बी क्लास इनहेरिट करनी है, बी क्लास में इनहेरिट करनी है ए क्लास, तो हम क्या करेंगे? बी में इनहेरिट करनी है, और कौन सी क्लास करनी है? ए क्लास करनी है। तो ए क्लास जो करेंगे वो पेरेंट क्लास है, और ये कौन सी क्लास है? ये चाइल्ड क्लास है जिसमें हम इनहेरिट कर रहे हैं। वाई यूज़ इनहेरिटेंस? हम इनहेरिटेंस का क्यों यूज़ करते हैं? तो मेनली रीज़न है कोड रीयूजेबिलिटी, हमें कोड को रीयूज़ करना है इसलिए। एब्स्ट्रैक्शन, मेथड ओवरराइडिंग, इम्प्रूविंग रीडेबिलिटी एंड मेंटेनेबिलिटी। हमें उस जो हमारा कोड है उसकी रीडेबिलिटी इम्प्रूव करनी है, इसलिए हम इनहेरिटेंस का यूज़ करते हैं। और मेंटेनेबिलिटी, हमें वो कोड जो हमने लिखा है उसको मेंटेन करना है, इसलिए हम इनहेरिटेंस का यूज़ करते हैं। टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस कितने टाइप्स के होते हैं? मेनली 4 टाइप्स के होते हैं। मेनली होते तो 5 हैं, मल्टीपल भी होता है, लेकिन जावा में मल्टीपल सपोर्टेड नहीं है।
तो इसीलिए जावा में 4 टाइप्स के होते हैं, सिंगल इनहेरिटेंस, मल्टी लेवल, हायरार्किकल एंड हाइब्रिड। सिंगल इनहेरिटेंस में क्या होता है, इन सिंगल इनहेरिटेंस ए सब क्लास इज डिराइव्ड फ्रॉम ओनली वन सुपर क्लास, यानी कि बी हमारी क्या है, सब क्लास है, और ए क्या है, पेरेंट क्लास यानी कि सुपर क्लास है। तो सिर्फ एक ही क्लास को हम इनहेरिट करते हैं, बी में ही ए को इनहेरिट करेंगे। इट इनहेरिट्स द प्रॉपर्टीज एंड बिहेवियर ऑफ ए सिंगल पेरेंट क्लास। सिर्फ ये एक पेरेंट क्लास यानी कि एक सिंगल क्लास की प्रॉपर्टी को इनहेरिट करती है बी क्लास। जैसे हम इसको एग्जांपल से समझते हैं इनहेरिटेंस को, सिंपल को। क्लास ए है, ये ए हो गई, इसके अंदर कोड आ गया। क्लास बी ने इनहेरिट करी, यानी कि इनहेरिट के लिए कौन सा कीवर्ड यूज़ करते हैं जावा में, एक्सटेंड। तो यानी एक्सटेंड ए, यानी कि अब क्लास ए की प्रॉपर्टी भी क्लास ए में आ चुकी है, उसका बिहेवियर क्लास बी में आ चुका है। मल्टी लेवल सेकेंड होता है मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। इन मल्टी लेवल इनहेरिटेंस ए डिराइव्ड क्लास विल बी इनहेरिटेड ए बेस क्लास एंड एज वेल एज द डिराइव्ड क्लास ऑल्सो एक्ट एज द बेस क्लास फॉर अदर क्लास। इसमें क्या होता है, लेवल्स होते हैं, मल्टीपल लेवल्स होते हैं। सपोज ए क्लास है, बी क्लास है, सी क्लास है। ए क्लास हमारी बन गई, अब बी क्लास ए क्लास की प्रॉपर्टी को इनहेरिट कर लेगी, सी क्लास बी क्लास की प्रॉपर्टी को इनहेरिट कर लेगी। ऐसे ही अगर एक और हुई डी क्लास, वो सी क्लास की प्रॉपर्टी को इनहेरिट कर लेगी। तो इसमें लेवल्स बन जाएंगे, इसीलिए इसको बोलते हैं मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। जैसे इसे हम एक सिंटैक्स से समझते हैं, क्लास ए है हमारी, अब क्लास बी ने एक्सटेंड कर ली क्लास ए की प्रॉपर्टी, क्लास सी ने एक्सटेंड कर ली क्लास बी की प्रॉपर्टी। ये होता है मल्टी लेवल। थर्ड होता है हियरार्किकल इनहेरिटेंस। इन हियरार्किकल इनहेरिटेंस वंस क्लास सर्व्स एज ए सुपर क्लास फॉर मोर देन वन सब क्लास। इन द below image, क्लास ए सर्व एज ए बेस क्लास फॉर द डिराइव्ड क्लास बी, सी एंड डी। देखो इसमें क्या है, हमारी एक क्लास है, ए क्लास में से, यानी कि पेरेंट क्लास हो गई ए क्लास। अब इसी में से हमारी बी क्लास भी इनहेरिट हो रही है, सी क्लास भी इनहेरिट कर रही है कि क्लास को, डी क्लास भी, यानी कि मल्टीपल क्लासेस एक ही क्लासेस को इनहेरिट कर रही हैं। लिखा हुआ है ना, वन क्लास सर्व्स एज ए सुपर क्लास। एक क्लास क्या है, सुपर क्लास है, फॉर मोर देन वन सब क्लासेस। और सब क्लासेस कितनी है, मोर देन है, यानी कि सुपर क्लास एक होगी और सब क्लासेस मोर देन वन होंगी। ये होती है हियरार्किकल। अब पढ़ते हैं फोर्थ, हाइब्रिड। ये मिक्स होता है टू इनहेरिटेंस का, कॉम्बिनेशन होता है मल्टी लेवल इनहेरिटेंस का और हियरार्किकल इनहेरिटेंस का। अब हम पढ़ते हैं कंस्ट्रक्टर की कंस्ट्रक्टर क्या होते हैं। ए कंस्ट्रक्टर इज ए स्पेशल मैथड दैट इज ऑटोमेटिकली कॉल्ड व्हेन एन ऑब्जेक्ट ऑफ ए क्लास इज क्रिएटेड। कंस्ट्रक्टर क्या है, ये एक स्पेशल तरह का क्या है, मेथड है, जो कि ऑटोमेटिकली कॉल होगा जब हमारा क्या हो जाएगा, एक ऑब्जेक्ट क्रिएट हो जाएगा किसी भी क्लास का। अगर हमारा एक ऑब्जेक्ट क्रिएट हो जाता है तो कंस्ट्रक्टर ऑटोमेटिकली कॉल्ड हो जाता है। इट हैज़ द सेम नेम एज द क्लास एंड डज नॉट हैव ए रिटर्न टाइप। कंस्ट्रक्टर का सेम नेम होता है जैसे क्लास नेम का होता है। जैसे ये है ना, क्लास है, क्लास का क्या नाम है, क्लास नेम हो गया। तो ये हमारा क्या है, ये कंस्ट्रक्टर है, क्लास नेम, सेम नेम हो गया क्लास नेम की तरह कंस्ट्रक्टर का भी, और इसके अंदर हमने पैरामीटर दे दिया। द कैरेक्टरिस्टिक्स आर, इसकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, सेम नेम एज द क्लास की तरह सेम नेम होगा, नो रिटर्न टाइप, इसका कोई रिटर्न टाइप भी नहीं होगा, और ये ऑटोमेटिकली कॉल्ड होगा। तो कंस्ट्रक्टर के मेनली 3 पॉइंट है। एक स्पेशल मेथड होता है, ये ऑटोमेटिकली कॉल्ड होता है जब हमारा क्या ऑब्जेक्ट क्रिएट हो जाता है, और इसका सेम नेम होता है जैसे जो हमारे क्लास का होता है, और इसका कोई भी रिटर्न टाइप नहीं होता है। हम ये लिख के आ सकते हैं कंस्ट्रक्टर में, और ये इसका सिंटेक्स लिख के आ सकते हैं। तो हमारे 3 टाइप्स के कंस्ट्रक्टर होते हैं, डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर, पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर एंड कॉपी कंस्ट्रक्टर। हम इन तीनों को पढ़ते हैं, तो पहले फर्स्ट पढ़ते हैं डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर। इफ़ नो कंस्ट्रक्टर इज एक्सप्लिसिटली डिफाइंड, जावा प्रोवाइड्स अ डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर विद नो पैरामीटर्स। अगर हमने कोई भी कंस्ट्रक्टर कॉल नहीं करा है तो जावा ऑटोमेटिकली एक डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर को कॉल कर लेगा जिसके अंदर कोई भी पैरामीटर्स नहीं होंगे। जैसे हमारा क्लास माई क्लास है, ये क्लास का नाम हो गया इंट एक्स, तो ये डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर हो गया क्योंकि हमने कोई भी प्रोवाइड नहीं करा था उसे कि कंस्ट्रक्टर का कौन सा टाइप है, तो वो ऑटोमेटिकली कॉल्ड हो जाता है डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर के अंदर। सेकंड है पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर, एक कंस्ट्रक्टर दैट एक्सेप्ट्स पैरामीटर्स टू इनिशियलाइज इंस्टेंस वेरिएबल्स विद स्पेसिफिक वैल्यूज़। पैरामीटराइज में क्या होता है, इसके अंदर पैरामीटर गिवन होते हैं। जैसे क्लास हो गया माई क्लास, ये क्लास का नाम हो गया, ये इनिशियलाइज कर लिया।
सेम नेम हो गया, मैंने बताया था कि कंस्ट्रक्टर क्या होता है, कंस्ट्रक्टर का नाम भी सेम होता है क्लास नेम की तरह। तो क्लास नेम ये है माई क्लास, तो कंस्ट्रक्टर का नेम भी क्या होगा, माई क्लास। अब इसके अंदर क्या आ गया, इंट नम। तो ये क्या है, ये हमारा पैरामीटर है। पैरामीटर है ना, ब्रैकेट के अंदर है यानी कि पैरामीटर है। तो जैसे ही ये नाम बता रहा है, हमने ये नम क्या किसके अंदर डाल दिया, पैरामीटर के अंदर, तो ये क्या हो गया, पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर। सपोज यहाँ पे नहीं गिवन होता तो वो डिफ़ॉल्ट के अंदर चला जाता, यानी कि सिर्फ इंट नम होता, इंट नम की जगह नहीं होता, सिर्फ माई क्लास होता, तो वो किसके अंदर चला जाता, डिफ़ॉल्ट के। लेकिन अभी उसके अंदर पैरामीटर है तो वो किसके अंदर जाएगा, पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर के। अब हम पढ़ते हैं कॉपी कंस्ट्रक्टर। ए कंस्ट्रक्टर दैट क्रिएट्स ए न्यू ऑब्जेक्ट्स एज ए कॉपी ऑफ एन एग्जिस्टिंग ऑब्जेक्ट ऑफ द सेम क्लास। इसमें क्या होगा, ये कॉपी क्रिएट कर लेगा, जो हमारी क्लास थी, एग्जिस्टिंग ऑब्जेक्ट था सेम क्लास का, उसके अंदर क्या एक कॉपी क्रिएट कर लेगा। जैसे ये क्लास हो गया माई क्लास, ये इनिशियलाइज कर लिया, और माई क्लास ये कंस्ट्रक्टर हो गया माई क्लास ऑब्जेक्ट। तो ये क्या हो गया, एग्जिस्टिंग ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट क्रिएट है ना पहले से ही, तो ये एग्जिस्टिंग ऑब्जेक्ट है, ये इसके अंदर कॉल हो गया, तो ये कॉपी हो गया, ये किसके अंदर आ गया, कॉपी कंस्ट्रक्टर के। तो तीनों ईजी है। डिफ़ॉल्ट के अंदर क्या है, अगर कोई भी कंस्ट्रक्टर गिवन नहीं है तो वो ऑटोमेटिकली कॉल्ड हो जाएगा। पैरामीटराइज्ड में पैरामीटर पास होगा अंदर, कॉपी कंस्ट्रक्टर में वो एक कॉपी क्रिएट कर लेगा न्यू ऑब्जेक्ट्स की सेम क्लास में। अब हम पढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक, मेथड्स। इन जावा ए मेथड इज़ ए ब्लॉक ऑफ कोड दैट परफॉर्म्स ए स्पेसिफिक टास्क। जावा में क्या होता है, मेथड क्या होता है, एक ब्लॉक होता है कोड का। ब्लॉक है ना, देखो यहाँ पे ये एक ब्लॉक होता है कोड का जो परफॉर्म करता है स्पेसिफिक टास्क। इट इज़ ए फंडामेंटल कॉन्सेप्ट ऑफ ऊप्स। ये ऊप्स का एक फंडामेंटल कॉन्सेप्ट है दैट अलाउज यू टू ऑर्गेनाइज एंड रीयूज कोड इफिशिएंटली, जो कि हमें अलाउ करता है कि हम कोड को ऑर्गेनाइज तरह कर सकें और उसको रीयूज़ कर सकें। ए मैथड इज़ ए सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस ग्रुप टुगेदर टू कैरी आउट ए पर्टिकुलर एक्शन। एक मैथड क्या है, एक सेट होता है इंस्ट्रक्शंस का जिसको हम एक साथ ग्रुप कर देते हैं ताकि हम कोई एक पर्टिकुलर एक्शन ले सकें। तो सिंपली मैथड क्या होता है, एक ब्लॉक होता है कोड का जो कि कुछ स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म करता है। हम इसका सिंटेक्स देख लेते हैं। पहले एक्सेस मॉडिफायर होंगे, फिर उसका रिटर्न टाइप होगा, देन मैथड नेम होगा, पैरामीटर टाइप 1 पैरामीटर का नाम होगा, फिर पैरामीटर टाइप 2 उस पैरामीटर नेम का सेकंड होगा, और इसके अंदर बॉडी आ जाएगी। ये इसका सिंटेक्स है मैथड का। तो अभी देखते हैं एक्सेस मॉडिफायर क्या होता है। ये बताता है कि हमारा जो मेथड है वो कहाँ कहाँ पे एक्सेस कर सकते हैं। हम उसे पब्लिकली कर सकते हैं, प्राइवेट कर सकते हैं, प्रोटेक्टेड कर सकते हैं। रिटर्न टाइप क्या होता है, स्पेसिफाइज द डेटा टाइप ऑफ द वैल्यू रिटर्न। अब हमने डेटा टाइप दे दिया तो डेटा टाइप का उसका रिटर्न टाइप क्या होगा, वो क्या वैल्यू रिटर्न करेगा, वो आता है रिटर्न टाइप के अंदर। मेथड नेम, द नेम ऑफ द मेथड फॉलोइंग जावा नेम कन्वेंशन। तो मेथड नेम क्या होता है, ये नेमिंग कन्वेंशन के थ्रू हम अपने मेथड को एक नेम दे सकते हैं। तो इसका सिंटेक्स हम देख चुके हैं, एक्सेस मॉडिफायर, रिटर्न टाइप देंगे, मेथड नेम, फिर हम इसको एक्सप्लेन करके आ सकते हैं कि एक्सेस मॉडिफायर क्या होता है, रिटर्न टाइप क्या होता है, मेथड नेम क्या होता है। तो मैंने अभी बताया कि एक्सेस मॉडिफायर डिफाइन करता है कि कोड की विजिबिलिटी कहाँ कहाँ पर होगी, कहाँ कहाँ पे हम उसको एक्सेस कर सकते हैं। रिटर्न टाइप बताता है कि जो हमारा डेटा टाइप है वो क्या वैल्यू रिटर्न करेगा, एंड मेथड नेम हम नेमिंग कन्वेंशन के थ्रू पढ़ सकते हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है एक्सेस स्पेसिफायर या एक्सेस मॉडिफायर। इसको हम एक्सेस स्पेसिफायर को एक्सेस मॉडिफायर भी बोल सकते हैं। एक्सेस मॉडिफायर्स आर कीवर्ड्स विच डिफाइन द एक्सेसिबिलिटी। यहाँ पे भी यूज़ किया था हमने एक्सेस मॉडिफायर। तो ये कह रहा है कि ये कीवर्ड होता है जो बताता है कि हमारे कोड की विजिबिलिटी या एक्सेसिबिलिटी कहाँ कहाँ तक होगी। इट इज़ बेसिकली यूज फॉर कंट्रोलिंग द एक्सेसिबिलिटी ऑफ ए ब्लॉक। ये बेसिकली हम यूज़ करते हैं कि हम जैसे सपोज़ हमें सिर्फ क्लास के अंदर एक्सेस करना है अपने कोड को, तो हम किसका यूज़ करेंगे, एक्सेस मॉडिफायर का, कि हमें कहाँ किस क्लास तक उसको एक्सेस देना है, किस पैकेज तक देना है, या कहाँ तक हमें उसे एक्सेस देना है। तो मेनली ये 4 टाइप्स के होते हैं एक्सेस स्पेसिफायर, पब्लिक, प्राइवेट, डिफ़ॉल्ट एंड प्रोटेक्टेड। हम एक एक करके पढ़ते हैं। प्राइवेट कौन सा होता है, इट कैन बी एक्सेसिबल विद इन द सेम क्लास ओनली। इसको हम प्राइवेट को हम यूज़ करते हैं, जैसे नाम ही सजेस्ट कर रहा है कि प्राइवेटली, यानी कि हम सिर्फ विद इन द क्लास ही एक्सेस कर सकते हैं। क्लास के अंदर ही हमने यूज़ किया है तो हम विद इन क्लास ही यूज़ कर सकते हैं। यूज फॉर इंटरनल वेरिएबल्स, प्राइवेट का हम यूज़ करते हैं इंटरनल वेरिएबल्स के लिए। मैथड्स नॉट टू बी एक्सेस डायरेक्टली आउटसाइड द क्लास, अगर हमने प्राइवेटली
यूज़ कर दिया है तो हम इसको डायरेक्टली आउटसाइड द क्लास यूज़ नहीं कर सकते हैं। जैसे हम इसको एक एग्जांपल से समझते हैं, क्लास है हमारी एग्जांपल, हमने उसके अंदर प्राइवेट इंट a इक्वल्स टू 10 लिख दिया, यानी कि इंटीजर जो है वो हमारा प्राइवेट टाइप का है, a की वैल्यू जो है, यानी कि सिर्फ हम इसी क्लास में इसको यूज़ कर सकते हैं। अगर हमने एक और क्लास बनाई क्लास b, तो हम उसके अंदर इस प्राइवेट इंट का यूज़ नहीं कर सकते। तो ये ओनली एक्सेसिबल है विद इन द क्लास के अंदर। हम इस इंटीजर a का यूज़ सिर्फ विद इन द क्लास कर सकते हैं, आउटसाइड द क्लास नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हमने किस कीवर्ड का यूज़ करा है, प्राइवेट कीवर्ड का यूज़ करा है। तो अगर हम प्राइवेट एक्सेस मॉडिफायर का यूज़ करते हैं तो हम सिर्फ विद इन द क्लास ही यूज़ कर सकते हैं, उसको एक्सेस कर सकते हैं, आउटसाइड द क्लास एक्सेस नहीं कर सकते हैं। पब्लिक में क्या होता है, इट कैन बी एक्सेसिबल एवरीवेयर इन द प्रोग्राम, हम इसको कहीं कहीं पे भी प्रोग्राम में एक्सेस कर सकते हैं, क्योंकि हम इसमें कौन से कीवर्ड का यूज़ होता है, पब्लिक का। पब्लिक क्लास एग्जाम्पल पब्लिक इंट a इक्वल्स टू 20, तो अब हम इस 20 की वैल्यू को आउटसाइड द क्लास भी यूज़ कर सकते हैं, आउटसाइड द पैकेज भी यूज़ कर सकते हैं। डिफ़ॉल्ट, इट कैन बी एक्सेसिबल ओनली विद इन द सेम पैकेज। डिफ़ॉल्ट का हम क्या करते हैं, हम सिर्फ विद इन द सेम पैकेज के अंदर ही यूज़ कर सकते हैं डिफ़ॉल्ट का। जैसे क्लास एग्जाम्पल इंट नंबर, अब हमने इंट के सामने ना पब्लिक लिखा है ना प्राइवेट लिखा है, कि यहाँ पे इंट नंबर से पहले ना पब्लिक कीवर्ड का यूज़ कर रखा है ना प्राइवेट का, तो ये डिफ़ॉल्ट क्लास के अंदर आ जाएगा। फोर्थ टाइप आता है प्रोटेक्टेड, इट कैन बी एक्सेसिबल, ये कहाँ कहाँ पे एक्सेस कर सकते हैं, सेम पैकेज में, सब क्लासेस में, इवन इफ़ इन ए डिफरेंट पैकेज, और हम इसको डिफरेंट पैकेज में भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे क्लास एग्जांपल है, प्रोटेक्टेड कीवर्ड का यूज़ करेंगे और नम इक्वल्स टू 40, तो हमने एक एक पढ़ लिए। प्राइवेट में विद इन द क्लास यूज़ करते हैं, आउटसाइड द क्लास यूज़ नहीं कर सकते हैं। पब्लिक में हम इसको एवरीवेयर एक्सेस कर सकते हैं, कहीं पे भी एक्सेस कर सकते हैं। डिफ़ॉल्ट में हम इसको सिर्फ सेम पैकेज के अंदर एक्सेस कर सकते हैं, और हमारा प्रोटेक्टेड में हम इसको सेम पैकेज, सब क्लास, इवन इफ़ इन ए डिफरेंट पैकेज, अगर वो डिफरेंट पैकेज में है तब भी हम यूज़ कर सकते हैं। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है स्टैटिक मेंबर्स, कि स्टैटिक मेंबर्स क्या होते हैं। तो स्टैटिक मेंबर्स इन जावा, स्टैटिक मेंबर्स आर दोज विच बिलोंग्स टू द क्लास एंड यू कैन एक्सेस दीज मेंबर्स विदाउट इंस्टेंशिएटिंग द क्लास। ये क्या होता है, स्टैटिक मेंबर्स वो मेंबर्स होते हैं जो क्लास से बिलोंग करते हैं, और हम इनको एक्सेस कर सकते हैं, इन मेंबर्स को हम बिना इनिशियलाइज करे भी इन मेंबर को एक्सेस कर सकते हैं। लेकिन ये होते अलग अलग टाइप्स के हैं। जैसे स्टैटिक कीवर्ड यूज़ करते हैं, स्टैटिक कीवर्ड कैन बी यूज्ड विद इन मेथड्स, फील्ड्स, ब्लॉक्स एंड क्लासेस। तो स्टैटिक कीवर्ड का यूज़ हम स्टैटिक मेथड्स के लिए भी करते हैं, स्टैटिक फील्ड्स के लिए भी एंड स्टैटिक ब्लॉक्स के लिए भी, लेकिन इनका सिंटेक्स भी अलग होता है और वर्किंग भी अलग होती है। तो स्टैटिक मेंबर्स में हम लिख के आ सकते हैं कि ये इन कीवर्ड्स का यूज़ स्टैटिक मेथड्स भी यूज़ करते हैं, स्टैटिक की फील्ड्स भी और स्टैटिक ब्लॉक्स भी। तो स्टैटिक मेथड्स पढ़ते हैं पहले। वी कैन क्रिएट ए स्टैटिक मेथड बाय यूजिंग द कीवर्ड स्टैटिक। इसमें हम कीवर्ड किसका यूज़ करते हैं, स्टैटिक का। स्टैटिक मेथड्स कैन एक्सेस ओनली स्टैटिक फील्ड्स या मेथड्स। स्टैटिक मेथड्स का यूज़ हम कहाँ पे कर सकते हैं या कहाँ पे इसको एक्सेस कर सकते हैं, सिर्फ स्टैटिक फील्ड्स के अंदर या मेथड्स के अंदर, यानी कि अगर कोई फील्ड्स है तो उसके अंदर या मेथड्स के। एग्जाम्पल पब्लिक और स्टैटिक क्या है, कीवर्ड है जो हमें स्टैटिक मेथड्स के अंदर यूज़ करना है। वॉइड सैम, यानी कि एक हमने फंक्शन बना दिया। स्टैटिक फील्ड्स, वी कैन क्रिएट ए स्टैटिक फील्ड बाय यूजिंग द कीवर्ड स्टैटिक। इसमें भी हम क्रिएट कर सकते हैं कि स्टैटिक फील्ड स्टैटिक कीवर्ड का यूज़ करके। स्टैटिक फील्ड कैन एक्सेस स्टैटिक फील्ड्स ओनली यूजिंग द क्लास नेम। हम क्लास नेम का यूज़ करके सिर्फ स्टैटिक फील्ड्स के अंदर ही एक्सेस कर सकते हैं। इसमें क्या कर रहे थे, इसमें हम स्टैटिक फील्ड्स के अंदर भी यूज़ कर रहे थे और मेथड्स के अंदर भी यूज़ कर रहे थे, लेकिन इसमें किसके अंदर यूज़ कर सकते हैं, सिर्फ स्टैटिक फील्ड्स के अंदर। एग्जाम्पल पब्लिक, स्टैटिक हमारा कीवर्ड हो गया और इंट डेटा हमने डाल दिया 5 की वैल्यू डाल दी इंटीजर डेटा टाइप में। अब स्टैटिक ब्लॉक्स के अंदर भी हम इसका यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि मेंबर्स बताने हैं ना कि स्टैटिक के मेंबर्स कौन कौन से होते हैं। तो स्टैटिक के मेंबर्स मेथड भी होते हैं, फील्ड्स भी होते हैं, ब्लॉक्स भी। तो हम अगर ये मार्क्स ज़्यादा मार्क्स में आता है, 2 से ज़्यादा मार्क्स में, तो हम इसको एक्सप्लेन करके आ सकते हैं। तो स्टैटिक ब्लॉक्स लिखते हैं, दीज आर ए ब्लॉक ऑफ कोड्स विद ए स्टैटिक कीवर्ड। इसमें भी स्टैटिक कीवर्ड का यूज़ होता है।
दीज आर यूज टू इनिशियलाइज द स्टैटिक मेंबर्स। तो ब्लॉक्स के अंदर सिर्फ मेंबर्स को इनिशियलाइज कर सकते हैं हम। जैसे स्टैटिक है, यहाँ पे हमने किसका यूज़ करा, स्टैटिक कीवर्ड का। किस लिए? क्योंकि हमें ब्लॉक ऑफ कोड्स बनाने हैं। लिखा है ना, दीज आर ए ब्लॉक ऑफ कोड्स, ये कोड्स लिखते हैं स्टैटिक। अगर हमने किसी भी स्टैटिक कीवर्ड के अंदर ब्लॉक लिखा है, कोड लिखा है, तो वो स्टैटिक ब्लॉक्स के अंदर आते हैं। अब हम नेक्स्ट पढ़ते हैं फाइनल मेंबर्स कि फाइनल मेंबर्स कौन से होते हैं। जैसे हमने पढ़े हैं कि स्टैटिक मेंबर्स कौन कौन से होते हैं, तो 3 होते हैं, मेथड्स, फील्ड्स एंड ब्लॉक्स। ऐसे ही फाइनल मेंबर्स 3 होते हैं, वेरिएबल्स, मेथड्स एंड क्लासेस। फाइनल मेंबर्स में, स्टैटिक मेंबर्स से हम स्टैटिक कीवर्ड का यूज़ कर रहे थे, फाइनल मेंबर्स में हम फाइनल कीवर्ड का यूज़ करते हैं। फाइनल कीवर्ड का यूज़ क्यों करते हैं? इज यूज टू डिफाइन ए कॉन्स्टेंट एंड टू मेक एट्रीब्यूट्स, मेथड्स एंड क्लासेस फाइनल। अगर हमें कोई क्लास, मेथड या एट्रीब्यूट्स नॉन चेंजेबल बनाने हैं, मतलब अब हमने उनको इनिशियलाइज कर दिया कि वो फाइनल है, अब हमें उसमें कोई चेंज नहीं करना, नॉन चेंजेबल है, तो हम फाइनल कीवर्ड का यूज़ करते हैं। मेथड्स एंड क्लासेस विच आर डिफाइंड एज फाइनल कैन नॉट बी इनहेरिटेड एंड ओवर रिडन। तो अगर हमने किसी मेथड को या क्लास को डिफाइन कर दिया कि ये फाइनल है, फाइनल कीवर्ड से इनिशियलाइज कर दिया, तो हम उसको इनहेरिट भी नहीं कर सकते और ओवर रिडन भी नहीं कर सकते। द फाइनल कीवर्ड इज़ ए नॉन एक्सिस मॉडिफायर। ये नॉन एक्सिस मॉडिफायर है क्योंकि हम इसको यूज़ ही नहीं कर सकते ना, वो नॉन चेंजेबल हो गया। इट कैन बी यूज विद द फॉलोइंग टॉपिक्स, अभी बताया, वेरिएबल्स, मेथड्स और क्लासेस। एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, ओवरलोडिंग एंड ओवरराइडिंग। तो अब हम पहले पढ़ते हैं कि मेथड ओवरलोडिंग होता क्या है। मेथड ओवरलोडिंग मीन्स डिफाइनिंग मल्टीपल मेथड्स विद इन द सेम नेम बट डिफरेंट पैरामीटर्स इन द सेम क्लास। मेथड ओवरलोडिंग क्या होता है? इसका मतलब है कि हमारे पास मल्टीपल मेथड्स हैं, लेकिन सेम नेम है मेथड्स का, लेकिन पैरामीटर्स जो हैं वो क्या हैं, वो डिफरेंट है। जैसे हम एक एग्जांपल से समझते हैं। क्लास हमारी हो गई कैलकुलेटर। अब हमने क्या करा, मेथड सेम है, मेथड का नेम इंट ऐड, लेकिन पैरामीटर्स क्या हैं, पैरामीटर्स डिफरेंट है, इंट ए इंट बी। तो रिटर्न ये क्या निकालेगा, रिटर्न करेगा इसका सम ए का और बी का। लेकिन अगर हम इसके पैरामीटर देखें, डबल ए डबल बी, तो इसके पैरामीटर चेंज है, यानी कि नेम तो सेम है मेथड का ऐड, लेकिन अंदर पैरामीटर क्या है, डिफरेंट है, इंट ए है, डबल ए, इंट बी, डबल बी। तो मेथड ओवरलोडिंग क्या होता है, मल्टीपल मेथड्स होते हैं, जैसे ये मेथड, ये विद इन द सेम नेम, लेकिन मेथड का नेम सेम है, ऐड बट डिफरेंट पैरामीटर्स, लेकिन पैरामीटर्स क्या है, डिफरेंट है, इंट ए डबल ए। और सेम क्या है, क्लास होगी, क्लास कैलकुलेटर है, कैलकुलेटर के अंदर ही होंगे। इट परफॉर्म सिमिलर ऑपरेशन इन डिफरेंट वेज। क्या करते हैं, सिमिलर ऑपरेशंस करते हैं। सिमिलर है ए प्लस बी, लेकिन क्या है, इनका वेज क्या है, डिफरेंट है, तरीका इनका अलग है। ये इंटीजर टाइप के को ऐड करेगा, ये डबल टाइप के को ऐड करेगा। ये होता है मेथड ओवरलोडिंग, यानी कि सेम नेम बट डिफरेंट पैरामीटर्स। मेथड ओवरराइडिंग, इसमें क्या होता है, मेथड ओवरराइडिंग मीन्स डिफाइनिंग ए मेथड इन ए सब क्लास विद द सेम नेम। हमें वो मेथड जो है वो सब क्लास में डिफाइन करना है, सेम नेम है और पैरामीटर भी सेम है। इसमें क्या था, इसमें नेम तो सेम था लेकिन पैरामीटर डिफरेंट थे। इसमें क्या है, सेम ही नेम होगा और सेम ही पैरामीटर होगा, लेकिन क्लास कौन सी होगी, सब क्लास होगी। इट हैपन्स बिटवीन पेरेंट एंड चाइल्ड क्लास। ये पेरेंट और चाइल्ड क्लास में होता है। सपोज ये पेरेंट क्लास है और ये डॉग चाइल्ड क्लास है, तो इसके अंदर हमने कॉल करा वॉइड साउंड और कोई कोड डाल दिया। अब हमने ये इनहेरिट कर ली, अभी हमने पढ़ा था ना इनहेरिटेंस में, तो हमने क्या करा, क्लास डॉग के अंदर एक्सटेंड कर ली एनिमल। एनिमल क्लास क्या हो गई, ये सब क्लास हो गई और ये सुपर क्लास हो गई। और हमने सेम इसी के अंदर सेम नेम है, वॉइड साउंड सेम पैरामीटर है और सेम नेम है, ये रहा। ये तो क्या हो गया, मेथड ओवरराइडिंग। सेम नेम सेम पैरामीटर, लेकिन क्लास किसके अंदर होगी, सब क्लास से सुपर क्लास के अंदर प्रोसेस होगा, ऐसा रहा। ये हमारी सुपर क्लास है और ये हमारी डॉग सब क्लास है। ये हमने पढ़ा है ओवरलोडिंग एंड ओवरराइडिंग। ओवरलोडिंग सेम नेम डिफरेंट पैरामीटर, सेम नेम एंड सेम पैरामीटर, बट पेरेंट और चाइल्ड क्लासेस में रिलेशन होगा। इसमें एक ही क्लास थी, क्लास कैलकुलेटर, सारी वर्किंग एक ही क्लास के अंदर हो रही थी, लेकिन इसमें 2 क्लासेस होंगी, एक पेरेंट क्लास होगी और एक चाइल्ड क्लास होगी। अब हम पढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक, इनकैप्सुलेशन। ये भी एक वन ऑफ द 4 प्रिंसिपल में से एक कोर पिलर है
ऊप्स कॉन्सेप्ट का। इनकैप्सुलेशन इज़ द प्रोसेस ऑफ रैपिंग डेटा एंड कोड टुगेदर इनटू ए सिंगल यूनिट। इनकैप्सुलेशन क्या है? ये एक प्रोसेस है सारे कोड को और डेटा को एक ही साथ रैप कर देना। जितना भी हमारा कोड है और डेटा है उसको हमें एक सिंगल यूनिट, ये हमारी एक सिंगल यूनिट है, इसी के अंदर हमने कोड और अपना डेटा डाल दिया और रैप कर दिया, तो इसको क्या बोलते हैं? इनकैप्सुलेशन। जैसे ये हमारा पूरा क्या है? क्लास है, लेकिन क्लास के अंदर ये वेरिएबल्स हैं और ये क्या है? ये मेथड्स हैं। हमने इनको क्या कर दिया? इनकैप्सुलेट कर दिया, बाइंड करके एक जगह रैप करके और प्रोसेस कर दिया। जैसे हम इसका सिंटेक्स देख सकते हैं, क्लास होगी, क्लास के अंदर डेटा मेंबर्स को और मेथड को एक साथ हमने क्या कर दिया? रैप कर दिया। लेकिन अब हम देखते हैं कि इसका यूज़ क्या है इनकैप्सुलेशन के, हमने इस प्रोसेस को क्यों है? क्योंकि हमें डेटा को क्या करना है? हाइड करना है। द इंटरनल डेटा इज़ हिडन फ्रॉम द आउटसाइड वर्ल्ड। हमें उस डेटा को, इंटरनल डेटा को, उसकी वर्किंग को हाइड करना है आउटसाइड वर्ल्ड से। और ये हमारे कोड को रीयूजेबिलिटी जो है हम उसको इंक्रीज़ कर सकते हैं और हम इससे हमारी सिक्योरिटी को मेंटेन करता है, इसीलिए हम इसका यूज़ करते हैं इनकैप्सुलेशन का। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं पॉलीमॉर्फिज्म। पॉलीमॉर्फिज्म मीन्स मैनी फॉर्म्स। पॉलीमॉर्फिज्म का मतलब होता है मल्टीपल फॉर्म्स, जैसे बहुत सारी फॉर्म्स होती हैं। इट अलाउज वन नेम टू बिहेव डिफरेंटली बेस्ड ऑन सम कॉन्टेक्स्ट। ये क्या होता है? एक ही नाम है लेकिन वो बिहेव कर रहा है डिफरेंटली। जैसे हम एक एग्जांपल लेके समझ सकते हैं, ए मदर कुक फूड। एक मदर है, वो क्या करती है? फूड बनाती है। इफ़ शी कुक्स फॉर ए चाइल्ड, अगर वो अपने बच्चे के लिए बनाती है तो वो नूडल्स बनाती है, लेकिन अगर वो अपने हस्बैंड के लिए बनाती है तो वो चपाती बनाती है। काम तो सेम कर रही है, वो खाना बना रही है ना सभी के लिए, लेकिन क्या है? बिहेवियर चेंज है। बिहेवियर चेंज मतलब अगर वो अपने बच्चे के लिए बना रही है तो वो नूडल्स बना रही है, और अगर वो अपने हस्बैंड के लिए बना रही है तो वो चपाती बना रही है। तो ये हमारे पॉलीमॉर्फिज्म का मतलब होता है, यानी कि वर्किंग, ये क्या करता है? नेम तो एक ही है लेकिन बिहेव डिफरेंटली करता है, यानी कि इसकी मल्टीपल फॉर्म्स होती हैं। इसके दो टाइप्स होते हैं, 2 टाइप्स ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म, कंपाइल टाइम एंड रन टाइम। कंपाइल टाइम को मेथड ओवरलोडिंग बोलते हैं, रन टाइम को मेथड ओवरराइडिंग। हम ये पढ़ चुके हैं, मेथड ओवरलोडिंग भी और मेथड ओवरराइडिंग भी, यहाँ पे ओवरलोडिंग एंड ओवरराइडिंग। तो हम ये इसके अंदर लिख के आ सकते हैं। मेथड ओवरलोडिंग को कंपाइल टाइम बोलते हैं एंड मेथड ओवरराइडिंग को रन टाइम बोलते हैं, और ये पॉलीमॉर्फिज्म के टाइप्स होते हैं। अगर ये 10 मार्क्स में क्वेश्चन आता है तो हम पॉलीमॉर्फिज्म पूरा एक्सप्लेन करके आएंगे और फिर इसके टाइप्स भी एक्सप्लेन करके आने हैं। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है एब्स्ट्रैक्शन। एब्स्ट्रैक्शन मीन्स हाइडिंग द इंटरनल डिटेल्स एंड शोइंग ओनली द एसेंशियल फीचर्स ऑफ एन ऑब्जेक्ट। एब्स्ट्रैक्शन क्या है? हाइड कर दी हमने इंटरनल स्ट्रक्चर, इन उसकी इंटरनल डिटेल्स, और हम सिर्फ शो कर रहे हैं उसके क्या, जो एसेंशियल कंपोनेंट्स है सिर्फ वो शो हो रहे हैं। इंटरनल जो स्ट्रक्चर है वो उसकी हाइड हो चुकी है आउटसाइड वर्ल्ड से। इन जावा एब्स्ट्रैक्शन इज़ यूज टू फोकस ऑन व्हाट एन ऑब्जेक्ट। जावा में एब्स्ट्रैक्शन जो है वो फोकस करता है कि हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो क्या वर्क कर रहा है, उसकी क्या वर्किंग है, लेकिन वो ये फोकस नहीं करता कि वो वर्क कैसे कर रहा है। इन जावा एब्स्ट्रैक्शन इज़ यूज टू फोकस ऑन व्हाट एन ऑब्जेक्ट डज, कि ऑब्जेक्ट कर क्या रहा है, नॉट हाउ इट डज इट, कि वो कैसे कर रहा है ये फोकस नहीं करता। जैसे हम इसको एक एग्जांपल से समझते हैं, रियल लाइफ एग्जांपल से। व्हेन यू यूज़ एन एटीएम यू इंटरेक्ट विद बटन्स लाइक, तो अगर हम एटीएम का यूज़ करते हैं तो हम इंटरेक्ट करते हैं बटन से, जैसे विदड्रॉ बटन हो गया, चेक बैलेंस हो गया। यू डोंट नो हाउ इट वर्क्स इंटरनली, हमें ये नहीं पता कि वो वर्क कैसे करता है, सिर्फ हमें इंटरफेस पे विदड्रॉ बटन दिखता है और चेक बैलेंस, हमें उसकी इंटरनल वर्किंग के बारे में कुछ नहीं पता। तो इसीलिए एटीएम जो है वो हमारी एब्स्ट्रैक्ट क्लास है। विदड्रॉ इज़ एन एब्स्ट्रैक्ट मेथड, और विदड्रॉ जो है वो हमारा एब्स्ट्रैक्ट मेथड है। तो ये कह रहा है कि हमें एब्स्ट्रैक्शन की ज़रूरत क्यों पड़ी, यानी कि हमें अपने डेटा को हाइड करने की ज़रूरत क्यों पड़ी, हमें इसे क्यों यूज़ करना है एब्स्ट्रैक्शन को। तो क्यों यूज़ करना है? क्योंकि हमें कोड को, जो हमारा कॉम्प्लेक्सिटी है कोड की, वो रिड्यूस करनी है, और हमें जो हाइड करनी है नेसेसरी इम्प्लीमेंटेशन। ये क्या होता है? ये रिड्यूस, ये हेल्प करता है हाइड कर सके हम अननेसेसरी इम्प्लीमेंटेशन को। हमने कोई इम्प्लीमेंट कर दिया तो जो हमारा कोड है हमें वो हाइड करना है, हमें वो अननेसेसरी डिटेल्स है ना यूज़र के लिए, अगर कोई इस प्रोडक्ट को यूज़ कर रहा है तो हमें वो हाइड करना है, इसीलिए हमें एब्स्ट्रैक्शन की ज़रूरत पड़ी।
इसीलिए और हम इसको यूज़ करते हैं। इंटरफेसेस, ये 2 मार्क्स के लिए इंपॉर्टेंट है। एन इंटरफेस इन जावा इज़ ए कम्प्लीटली एब्स्ट्रैक्ट टाइप दैट डिफाइंस ए सेट ऑफ मेथड। ये बिल्कुल एब्स्ट्रैक्ट के टाइप के जैसा होता है जो कि मेथड के सेट्स को डिफाइन करता है। इट सपोर्ट मल्टीपल इनहेरिटेंस, ये मल्टीपल इनहेरिटेंस को सपोर्ट करता है। एन इंटरफेस इज लाइक ए ब्लूप्रिंट फॉर ए क्लास, ये ऑब्जेक्ट की तरह ही ब्लूप्रिंट होता है क्लासेस के लिए। इंटरफेस हेल्प्स इन डिज़ाइनिंग फ्लेक्सिबल एंड रीयूजेबल कोड, ये हेल्प करता है ताकि हम फ्लेक्सिबल और रीयूजेबल कोड डिज़ाइन कर सकें। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा पैकेजेस, कि पैकेजेस क्या होते हैं जावा में। पैकेजेस इन जावा आर ए वे टू ऑर्गेनाइज रिलेटेड क्लास एंड इंटरफेसेस। इसमें क्या होता है, पैकेजेस में हम ऑर्गेनाइज करते थे क्लासेस को और इंटरफेस को एक ही पैकेज में। दे एक्ट लाइक फोल्डर, जैसे हमारे फोल्डर्स होते हैं और डायरेक्टरीज होती हैं फाइल सिस्टम में। तो वो फाइल सिस्टम के अंदर क्या होता है, जैसे हमारे एग्जांपल से समझते हैं, हमारा एक फ़ोल्डर है, फ़ोल्डर के हमारे मल्टीपल फाइल्स हैं उसके अंदर। इसी तरह पैकेजेस होते हैं जिसके अंदर उससे रिलेटेड क्लासेस होती हैं और इंटरफेसेस होते हैं जो कि उनको होल्ड करके रखता है। टू डिफाइन ए पैकेज वी यूज़ द पैकेज कीवर्ड एट द टॉप ऑफ द जावा सोर्स फाइल। अगर हमें पैकेज को डिफ़ाइन करना है तो हम पैकेज कीवर्ड का यूज़ करते हैं, जैसे हमने एग्जांपल में किया है पैकेज का। वी यूज़ द पैकेज कीवर्ड एट द टॉप ऑफ द जावा सोर्स फाइल, जैसे यहाँ पे पैकेज com.example, तो पैकेज है ये पैकेज कीवर्ड है, हमने यूज़ करा है पब्लिक क्लास माई क्लास, और यहाँ पे हम कोड लिखते हैं। पैकेज नेम्स आर रिटर्न इन लोअर केस में लिखा है हमने, ये पैकेज का नाम है तो एक इसमें लिखा है लोअर केस में। जावा पैकेजेस आर ऑफ 2 टाइप्स, 2 तरह के होते हैं, बिल्ट इन जावा पैकेज, यूज़र डिफाइंड जावा पैकेज। एक तो होते हैं बिल्ट इन जो पहले से ही बने हुए होते हैं, एक होता है यूज़र डिफाइंड जो कि यूज़र डिफाइन करता है। पैकेज ग्रुप्स रिलेटेड क्लासेस, ये जो पैकेज है ये ग्रुपिंग कर देता है अपने से रिलेटेड क्लासेस को। यूज़ द पैकेज कीवर्ड, हम पैकेज कीवर्ड का यूज़ करते हैं पैकेजेस में उनको डिफ़ाइन करने के लिए। इट हेल्प्स टू ऑर्गेनाइज कोड एंड अवॉइड नेम कॉन्फ्लिक्ट्स, ये हेल्प करता है कि हम अपने कोड को ऑर्गेनाइज कर सकें और नेम में कोई कॉन्फ्लिक्ट ना हो, इसीलिए हम पैकेज का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है मेकिंग जार फाइल्स फॉर लाइब्रेरी पैकेजेस। हमें JR फाइल्स बनानी है अपने लाइब्रेरी पैकेज के लिए। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं कि हमें बनानी तो है जार फाइल्स, लेकिन ये होती क्या है JR फाइल्स। JR की फुल फॉर्म होती है जावा आर्काइव। फाइल बंडल्स मल्टीपल डॉट क्लास फाइल्स एंड रिसोर्सेज इनटू ए सिंगल कॉम्प्रेस्ड फाइल। इसमें क्या होता है, ये मल्टीपल क्लास फाइल्स को, डॉट क्लास फाइल्स को, रिसोर्सेज को एक सिंगल कॉम्प्रेस्ड फाइल में कंबाइन कर देती है, बंडल कर देती है। यानी कि बहुत सारी हमारे पास मल्टीपल क्लासेस फाइल्स हैं, लेकिन उन फाइल्स को क्या करेगा, एक साथ बंडल कर देगी, एक साथ कंबाइन कर देगी एक सिंगल कॉम्प्रेस्ड फाइल में। इट हेल्प्स टू डिस्ट्रीब्यूट एंड रीयूज़ जावा कोड ईजीली, ये हेल्प करता है ताकि हम जावा अपने कोड को ईजीली यूज़ कर सकें। तो इसके स्टेप्स क्या हैं, हमें ये बताना है कि हमें जार फाइल्स कैसे बनाने हैं। तो इसके स्टेप्स हैं जार फाइल बनाने के। सबसे पहले हमें अपना कोड को ऑर्गेनाइज करना है पैकेज में। ऑर्गेनाइज योर कोड इन ए पैकेज। सपोज यू हैव जावा क्लासेस इनसाइड द पैकेज नेम लाइब्रेरी। सपोज हमारे पास लाइब्रेरी क्या है, हमारे पास जावा क्लासेस हैं, पैकेज क्या है हमारा लाइब्रेरी, और हमारे पास मल्टीपल क्लासेस हैं उसके अंदर लाइब्रेरी के अंदर। ये तो हमारा प्रोजेक्ट है, लेकिन प्रोजेक्ट के अंदर हमारे पास लाइब्रेरी पैकेज है और ये इसके अंदर क्लासेस हैं, जैसे book.java, member.java। तो हमारा फोल्डर की स्ट्रक्चर ऐसे होगी, प्रोजेक्ट फोल्डर होगा, उसके अंदर लाइब्रेरी होगी पैकेज, और उसके अंदर क्लासेस होंगी, बुक, मेंबर, और भी क्लासेस हो सकती हैं। तो ये हमारा फर्स्ट स्टेप हो गया, ऑर्गेनाइज योर कोड इन ए पैकेज। सेकंड स्टेप है कंपाइल द जावा सोर्स फाइल। अब हमें उस जावा सोर्स फाइल को कंपाइल करना है, तो हमें कहाँ जाना है, रूट फोल्डर में जाना है प्रोजेक्ट के। कंपाइल करनी है, जितनी भी .java फाइल्स हैं उनको कंपाइल करना है। तो हमारी कमांड क्या होगी, जावा सी लाइब्रेरी /* in .java। तो ये हमारा क्या है, ये हमारा कमांड है ताकि हमें कंपाइल कर सके अपनी जावा सोर्स फाइल को। उसके बाद हमें क्या करना है, क्रिएट करनी है जार फाइल। तो हम वो कैसे क्रिएट करेंगे, हम रूट डायरेक्टरी में जाएंगे, रन करेंगे कमांड को जार फाइल क्रिएट करने के लिए। हमारी जो कमांड होगी वो क्या होगी, JAR-CF library.java लाइब्रेरी। यहाँ पे JAR, ठीक है, जार तो मैंने बता दिया क्या होता है, जावा आर्काइव। C का मतलब होता है क्रिएट न्यू आर्काइव। F का स्पेसिफाई करता है फाइल नेम ऑफ द जार। C का मतलब क्या हो गया, क्रिएट करना। F का मतलब हो गया फाइल नेम ऑफ द जार। मैंने लिखा भी हुआ है नोट्स में, C मीन्स क्रिएट ए न्यू आर्काइव, F स्पेसिफाइज द फाइल नेम।
अब उसके बाद हमें क्या करना है, वेरीफाई करना है कंटेंट को। ये ऑप्शनल है, हम कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं। अगर हमें चेक करना है कि हमारी क्लासेस जार के अंदर हैं या नहीं है, तो हमें ये कमांड देनी है jar tf_library.java। तो हमें एंट्रीज दिख जाएंगी लाइब्रेरी के अंदर, है ना। जैसे लाइब्रेरी, तो हमें लाइब्रेरी दिख गया, उसके अंदर book.java है, member.java है, तो हमें दिख गया member.class। तो हमारा हो गया। हमें कौन कौन से स्टेप करने हैं, सबसे पहले ऑर्गेनाइज करना है कोड को, उसके बाद कंपाइल करना है, उसके बाद क्रिएट करना है। ये 3 मेन स्टेप्स है, ऑर्गेनाइज, कंपाइल एंड क्रिएट। ये 4th ऑप्शनल है वेरीफाई करने के लिए। हैं इंपोर्ट एंड स्टैटिक इंपोर्ट। इंपोर्ट क्या होता है और स्टैटिक इंपोर्ट क्या होता है। सबसे पहले पढ़ते हैं इंपोर्ट के बारे में। द इंपोर्ट स्टेटमेंट अलाउज यू टू यूज़ क्लासेस और एंटायर पैकेजेस फ्रॉम अदर पैकेजेस विदाउट राइटिंग द फुल पैकेज नेम एवरी टाइम। इंपोर्ट स्टेटमेंट अलाउ करता है कि हम क्लासेस को यूज़ कर सकें या एंटायर पैकेज को यूज़ कर सकें दूसरे पैकेजेस से, ताकि हमें पूरा फुल पैकेज का नेम हर बार ना लिखना पड़े। बेसिकली ये क्या है, एक पैकेज पहले से ही इनिशियलाइज है, तो हमें दूसरे पैकेज को इंपोर्ट करना है या दूसरी क्लासेस को इंपोर्ट करना है। इट सिंप्लीफाइज द कोड एंड इम्प्रूव्स रीडेबिलिटी। ये सिंप्लीफाई करता है कोड को और इम्प्रूव करता है रीडेबिलिटी को। इसका सिंटेक्स है इंपोर्ट पैकेज नेम डॉट क्लास नेम और पीछे लगाता है सेमीकोलन। और टू इम्पोर्ट ऑल क्लासेस इन ए पैकेज। अगर हमें पूरी क्लासेस, सारी क्लासेस इंपोर्ट करनी है पैकेज में, तो हम लिखते हैं इंपोर्ट पैकेज नेम डॉट स्टार और यहाँ पे लगाते हैं हम सेमीकोलन। ये हमारा सिंटेक्स होता है अगर हमें एक क्लास नेम को इंपोर्ट कराना है, और अगर हमें सारी क्लासेस को इंपोर्ट कराना है तो ये सिंटेक्स है। हमें बाद में क्लास नेम लिखना है और यहाँ पे डॉट स्टार लगाना है अगर सारी क्लासेस के लिए। अगर एक क्लास के लिए है तो क्लास का नेम लिखना है। स्टैटिक इंपोर्ट इंट्रोड्यूस्ड इन जावा 5। ये जावा 5 में इंट्रोड्यूस्ड हुआ था। स्टैटिक इंपोर्ट लेट्स यू इंपोर्ट स्टैटिक मेंबर्स। ये क्या करता है, ये इंपोर्ट करता है स्टैटिक कुछ ही मेंबर्स को इंपोर्ट कराता है, जैसे स्टैटिक मेंबर्स, फील्ड्स या मेथड को किसी भी क्लास के। यूज़फुल टू अवॉइड रिपीटिंग इन द क्लास नेम फॉर स्टैटिक मेंबर्स। ये अवॉइड कराता है कि हम क्लास के मेंबर्स को, स्टैटिक मेंबर्स को अवॉइड कर सकें रिपीटेशन से। इसका सिंटेक्स होता है इंपोर्ट। इसमें स्टैटिक कीवर्ड का यूज़ करते हैं, पैकेज नेम डॉट क्लास नेम और फिर डॉट स्टैटिक मेंबर। इसमें क्या था, इसमें सिर्फ इंपोर्ट पैकेज नेम था और क्लास का नेम डॉट क्लास नेम था। लेकिन इसमें क्या है, इंपोर्ट स्टैटिक कीवर्ड का यूज़ करना है, पैकेज नेम डॉट क्लास नेम सेम है लेकिन स्टैटिक मेंबर का भी यूज़ करना है। तो हम नेमिंग कन्वेंशन कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले हमें पैकेज का नेम हमेशा किस में लिखना है, लोअर केस में लिखना है। उसके बाद हमें डॉट लगाना है ताकि हम पैकेज के लेवल को सेपरेट कर सकें। जैसे हमने डॉट क्लास नेम डॉट स्टैटिक मेंबर लिखा है, तो हमें डॉट का यूज़ करना है ताकि हम पैकेज के लेवल को सेपरेट कर सकें। थर्ड पॉइंट है क्लास नेम स्टार्ट्स विथ अपर क्लास लेटर्स। क्लास के नेम को, जैसे हमने क्लास नेम लिखा है, ये अपर केस लेटर में लिखना है, कैमल केस में, यानी कि क्लास का C बड़ा होगा, नेम का N बड़ा होगा, कैपिटल होगा। फॉर स्टैटिक इंपोर्ट्स द क्लास नेम इज़ कैपिटलाइज्ड। स्टैटिक इंपोर्ट्स के लिए क्लास नेम कैपिटलाइज्ड होगा। स्टैटिक मेंबर्स फॉलोज वेरिएबल नेमिंग रूल्स। तो ये हमारी यूनिट 1 कंप्लीट हो जाती है सिलेबस के अकॉर्डिंग। पूरा सिलेबस 1 शॉर्ट वीडियो में कंप्लीट हो चुका है। इफ़ यू लाइक देन सब्सक्राइब माय चैनल कोर कॉन्सेप्ट्स इंजीनियरिंग।